हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल वर्धन और आज फाइनली आ गया स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई। स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे पॉपुलर टॉपिक और सबसे ज्यादा रियल टाइम पर काम करने वाला टॉपिक, स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई। फाइनली स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई लॉन्च्ड। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक मैं कवर करूंगा? तो स्प्रिंग बूट इंट्रोडक्शन, स्प्रिंग बूट आर्किटेक्चर, स्प्रिंग इनिशियलाइजर, setting up Spring Boot project in IntelliJ, Spring Boot dependencies, creating our first API, Spring Boot configuration, application.properties, creating a post request, JSON response और path variable। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक कवर होगा इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, साथ ही साथ मैं इसमें टाइम स्टैम्प जोड़ दूंगा। टाइम स्टैम्प जोड़ दूंगा। देखिए, हर टॉपिक का अपना एक टाइम होगा। ठीक है, तो आप उस टॉपिक को रिवीजन वापस करना चाहते हो तो टाइम स्टैम्प के हेल्प से उस लेक्चर को आप वापस देख सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों, आप लेक्चर शुरू करने से पहले, ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। और अगर वीडियो लेक्चर अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, जिससे मुझे पता चलेगा मैं किस लेवल पर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, और हाँ, ये सब करेंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा। ठीक है, और लेक्चर लाने का मोटिवेशन मुझे आएगा। तो ठीक है, चलिए, तो अब लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो लेक्चर आपको देखने को मिलेगा वो स्प्रिंग बूट इंट्रोडक्शन से शुरू होगा। तो चलिए स्टडी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल वर्धन और आज हम लोग शुरू करेंगे स्प्रिंग बूट। ठीक है, स्प्रिंग बूट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्यों स्प्रिंग बूट हम लोग पढ़ रहे हैं जब मार्केट में स्प्रिंग था ही। ठीक है, मार्केट में पहले स्प्रिंग था तो हमें स्प्रिंग बूट पढ़ने का क्या जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, तो वो तो समझेंगे, पर उससे पहले थोड़ा हम लोग स्प्रिंग बूट के डेफिनेशन को देख लेते हैं। ठीक है, क्या डेफिनेशन में लिखा हुआ है? Spring Boot is an open source Java based framework used to create standalone production grade Spring based application। तो यहाँ कुछ टर्म्स है जो हमको समझना है। जैसे ओपन सोर्स है, कोई भी यूज कर सकता है, बिजनेस रन कर सकते हैं हम लोग। साथ ही साथ जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है, इसमें जो लैंग्वेज यूज हो रहा है वो जावा यूज हो रहा है। क्या क्रिएट कर सकते हैं हम लोग? एक स्टैंड अलोन प्रोडक्शन ग्रेड स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन। अभी ये स्टैंड अलोन क्या है ये हम लोग समझेंगे। इसकी इसका मतलब एक टॉपिक ही है जिसको भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, प्रोडक्शन ग्रेड स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन, ये कुछ नहीं, ये है स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन ही, बट ये है प्रोडक्शन ग्रेड, रेडी टू यूज। ठीक है, सब कुछ बना बनाया है, बस आपको बिजनेस लॉजिक्स प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्प्रिंग से भी फास्ट है। तो अभी अभी हम लोग पहले स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट का थोड़ा डिफरेंस देखते हैं, फिर हम लोग समझेंगे स्प्रिंग बूट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं सबसे पहले इसको हटा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग स्प्रिंग को समझते हैं, फिर स्प्रिंग बूट को समझेंगे। स्प्रिंग, देखिए, लॉट्स ऑफ, एक्चुअली ये डिफरेंस है। ठीक है, स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट का डिफरेंस है। सेटिंग अप, lots of steps involved in setting up, configuration, writing boilerplate code, deployment of the app। ठीक है, और वही स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग बूट, देखिए, offers a set of pre-configured
कंपोनेंट्स और डिफॉल्ट्स एंड एलिमिनेटिंग द नीड फॉर a lot of boiler plate code that was involved in setting up a Spring application. देखिए, अब समझते हैं। देखिए स्प्रिंग क्या लिखा हुआ है यहाँ, स्प्रिंग में क्या लिखा हुआ है? Lots of steps involved in setting up, configuration, writing boilerplate code, deployment of the app. देखिए स्प्रिंग कहीं ना कहीं जो हमारा एडवांस जावा था उससे काफी फास्ट है, क्योंकि एडवांस जावा में जितना बॉयलर प्लेट कोड और हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था उससे कम ही स्प्रिंग फ्रेमवर्क में करना पड़ता है। बट स्टिल वहां पे अभी भी हमें कॉन्फ़िगरेशन और बॉयलर प्लेट कोड करना पड़ रहा है, जो थोड़ा बहुत रहता है वो स्प्रिंग बूट एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, वो स्प्रिंग बूट एलिमिनेट कर देता है। समझे? देखिए अभी स्प्रिंग बूट में क्या लिखा है? ऑफर्स अ सेट ऑफ प्री कॉन्फ़िगर्ड कंपोनेंट्स और डिफॉल्ट्स एंड एलिमिनेटिंग द नीड फॉर अ लॉट ऑफ बॉयलरप्लेट कोड दैट वाज इन्वॉल्वड इन सेटिंग अप अ स्प्रिंग एप्लीकेशन। ठीक है, देखिए जब हम लोग को ये स्प्रिंग में क्या करना पड़ता था, हम लोग अपने बिजनेस लॉजिक्स लिखते थे, बट जब हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था या फिर हमें अपना ऐप को रन करना पड़ता था तो उसके लिए अलग से सर्वर को कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, सेटअप करना पड़ता था। बट स्प्रिंग बूट में वो भी चीज़ खत्म हो गया, क्योंकि इसके अंदर आ जाता है एम्बेडेड सर्वर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत स्प्रिंग में कॉन्फ़िगरेशन था, कुछ बॉयलर प्लेट कोड थे, वो कहीं ना कहीं स्प्रिंग बूट के आने की वजह से एलिमिनेट हो गए। जैसे कि अभी हमें स्प्रिंग मतलब डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ता था तो उसमें भी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस और बॉयलर प्लेट कोड का जरूरत पड़ता था। ठीक है, बट वो चीज़ भी स्प्रिंग बूट ने एलिमिनेट कर दिया। हमें स्प्रिंग बूट में सिर्फ कुछ यूजर नेम लिखना पड़ता है, ठीक है, कुछ पासवर्ड लिखना पड़ता है, कौन सा डेटाबेस है वो बताना पड़ता है और हमारा काम हो जाता है। बट स्प्रिंग में वो चीज़ नहीं था। स्प्रिंग बूट काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, काफ़ी ज़्यादा क्विक डेवलपमेंट हम लोग कर सकते हैं, इसीलिए स्प्रिंग से भी ज़्यादा फास्ट स्प्रिंग बूट है। ठीक है, तो ये आप बात समझ पा रहे होंगे कि क्या मैं कह रहा हूँ। आगे की क्लास में हम लोग और अच्छा से समझेंगे, क्योंकि हम लोग कोडिंग करेंगे, जिससे हमें और अच्छा से पता चलेगा कि स्प्रिंग बूट कितना फास्ट है और कितना ऑटोमेटेड है। ठीक है, तो ये था मेन डिफरेंस जो स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में था। अब हम लोग देखिए बताता हूँ एक मस्त चीज। यहाँ पे मैं लिखा स्प्रिंग बूट, और यहाँ पे ये देखिए इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। अच्छा ये हिल गया, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्लस प्री बिल्ट कॉन्फ़िगरेशन प्लस एम्बेडेड सर्वर। तो आप समझ पा रहे होंगे अभी तक मैंने क्या बताया था आपको। स्प्रिंग बूट कुछ नहीं है, एक स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, लेकिन उसमें दो चीज एक्स्ट्रा हमें ऐड करके मिल रहा है। वो है प्री बिल्ट कॉन्फ़िगरेशन और साथ ही साथ एम्बेडेड सर्वर। एम्बेडेड सर्वर, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपको कोई भी सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन करने का टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, उसके लिए बॉयलर प्लेट कोड लिखने का जरूरत नहीं है। साथ ही साथ सारा कॉन्फ़िगरेशन प्री बिल्ट है, बस हमें डिपेंडेंसी ऐड करना है अपने एप्लीकेशन में। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में। वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा वो होता कैसे है। ठीक है,
तो ये देखिए स्प्रिंग बूट से कितना फास्ट हो रहा है। स्प्रिंग बूट कितना फास्ट है स्प्रिंग फ्रेमवर्क से, क्योंकि यहाँ पे मेन जो एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाता है वो हो जाता है प्री बिल्ट कॉन्फ़िगरेशन और एम्बेडेड सर्वर। तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी देखिए मैं अगला बता रहा हूँ, ये कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रिंग बूट। ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट है। सबसे पहले स्प्रिंग बूट स्टार्टर। बेसिकली ये क्या है, ये मतलब कि समझ लीजिए कि इतना मिनिमम जो चाहिए वेबसाइट को डेवलप करने के लिए उसकी अवेलेबिलिटी देता है स्प्रिंग बूट स्टार्टर। ठीक है, मिनिमम इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो हमें एक एक एप्लीकेशन रेडी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए जरूरत पड़ता है, वो हमें मिल जाता है स्प्रिंग बूट स्टार्टर से। ठीक है, फिर आता है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। अब ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो वही 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 जो स्प्रिंग में जो थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन था वो कहीं ना कहीं यहाँ ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाता है। ठीक है, देखिए ऑटो कॉन्फ़िगरेशन से क्या होता है। देखिए हम लोग अलग से सर्वर को कॉन्फ़िगर करते थे, ठीक है, उसको ऐड करना पड़ता था अपने सेटअप में, तब जाके हम लोग प्रोजेक्ट बना पाते थे। ठीक है, प्रोजेक्ट बना पाते थे। बट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन आने की वजह से हमें अलग से सर्वर को ऐड नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि चीजें ऑटोमेटेड हो गई है। अभी देखिए क्या, देखिए हमारा मेन फोकस जो होता है वो बिजनेस लॉजिक्स पे होता है। ठीक है, बट ये सारा काम जो होता था वो रेगुलर काम है, हर बार हम लोग को ये करना पड़ता है। तो क्यों ना इसको ऑटोमेटेड कर दिया जाए, और इसको ऑटोमेटेड करने के वजह से जो हमारा डेवलपर होता था, जो हमारा कोड लिखता है, उसको ये चीज बार बार ना करना पड़े। तो कहीं ना कहीं स्प्रिंग बूट इसीलिए जो आज के डेवलपर है उनका फेवरेट ये फ्रेमवर्क है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन आने की वजह से कितना फास्ट हो गया। सिर्फ यहाँ पे ये नहीं है कि टॉम कैट सर्वर को ये ऐड कर पा रहा है, ये बहुत कुछ कर पा रहा है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये जैसे फॉर एग्जांपल डेटाबेस से कनेक्ट करना है, ठीक है, डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं बहुत फास्ट हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। आपको कहीं कहीं पे भी वैसा मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, सब चीज एक ऑटोमेटिक हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मेन स्प्रिंग बूट का लाने का वजह यह था कि जो स्टूडेंट सॉरी जो डेवलपर्स है वो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस लॉजिक्स पर फोकस करे, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो एक्स्ट्रा वर्क है, जो हैवी वेट वर्क है, वो सब कुछ स्प्रिंग बूट संभालेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि आप जब कोर जावा पढ़ रहे थे तो उसमें एक टॉपिक था एरे और एक और टॉपिक था कलेक्शन। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि कलेक्शन आने की वजह से जो एक्स्ट्रा लॉजिक, जो रिपीटेड लॉजिक हमें बार बार लिखना पड़ता था एरे की वजह से, वो कहीं ना कहीं कलेक्शन फ्रेमवर्क ने खत्म कर दिया। वैसे ही एडवांस जावा और स्प्रिंग में जो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा वर्क होता था, जो रिपीटेड टास्क होते थे, वो कहीं ना कहीं स्प्रिंग बूट ने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अभी देखिए स्प्रिंग बूट एक्टिवेटर। एक्टिवेटर ये क्या होता है, ये एक्चुअली हमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है ये चीज पता करने में कि हमारा जो ऐप है वो कहीं ना कहीं सही ढंग से वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, जो हमारा रिक्वेस्ट है वो सही तरीके से मैनेज कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मल्टीपल रिक्वेस्ट रहते हैं। तो ये सारा काम स्प्रिंग बूट एक्वेटर देखता है कि हमारा एग्जीक्यूट सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, हमारा हमारा प्रोजेक्ट, वो सारा काम ये स्प्रिंग बूट एक्वेटर संभालता है। ठीक है, फिर आता है एम्बेडेड सर्वर। अभी देखिए एम्बेडेड सर्वर के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता दिया। पहले क्या होता था, आपको अलग से सर्वर को कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, बट ये जो स्प्रिंग बूट है इसमें एम्बेडेड सर्वर है। तो आपको इसका टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको फर्दर क्लास में समझाऊंगा क्यों नहीं लेने का ज़रूरत है। ठीक है, इसीलिए इसका टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए स्प्रिंग बूट डेव टूल्स। देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग को बार बार डिप्लॉय करना पड़ता है, रन करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी ऑटोमेटेड हो जाए, समझ रहे हैं।
क्योंकि हम लोग बार बार उसको रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटेड हो जाता है, तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो काफी क्विक हो जाता है। तो स्प्रिंग बूट डेव टूल के वजह से कहीं ना कहीं स्प्रिंग बूट डेव टूल्स की वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो डेवलपमेंट है वो काफी फास्ट हो जाता है, क्योंकि हमने अपना काम किया, सेव किया, तो ऑटोमेटिक वो रन हो, डिप्लॉयमेंट वाला काम हो वो ऑटोमेटेड हो जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रिपीटेड टास्क होता है, ठीक है। वो रिपीटेड टास्क को कहीं ना कहीं स्प्रिंग बूट डेव टूल्स खत्म कर देता है। तो आप देख सकते हो कि जितने भी ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रिंग बूट है, वो आपका स्प्रिंग बूट स्टार्टर्स हो गया, वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, स्प्रिंग बूट एक्टिवेटर हो गया, एम्बेडेड सर्वर हो गया, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स हो गए, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं चीज़ों को काफ़ी आसान कर देता है, क्योंकि ये सारे रिपीटेड टास्क होते थे एक पुराने डेवलपर के लिए। बट आज के समय हमें सिर्फ तो सिर्फ बिजनेस लॉजिक्स में ही फोकस करना है, ऐसा स्प्रिंग बूट कह रहा है, क्योंकि स्प्रिंग बूट ने ये चीज करके दिखाया। ठीक है। अभी देखिए इतना सारा एडवांटेज ही, मतलब आपको जो भी चीज मैं समझा रहा हूँ कहीं ना कहीं एडवांटेज ऑफ जावा ही है, सॉरी, एडवांटेज ऑफ स्प्रिंग बूट है। ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग को समझना पड़ेगा एडवांटेज ऑफ स्प्रिंग बूट। देखिए, स्टैंड अलोन एंड क्विक स्टार्ट। यहाँ पे ये क्यों कह रहा है स्टैंड अलोन एंड क्विक स्टार्ट एडवांटेज ऑफ स्प्रिंग बूट? देखिए, स्टैंड अलोन से यही आशय है कि यहाँ पे चीजें एम्बेडेड है, जो एम्बेडेड सर्वर है वो कहीं ना कहीं हमें जो एक्स्ट्रा वर्क होता था वो खत्म कर दिया है। ठीक है। आपको कोई और जगह से रिसोर्स लाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। देखिए, हमारा वो फ्रेमवर्क सबसे बेस्ट फ्रेमवर्क होता है जहां सबसे कम रिसोर्स का जरूरत पड़ रहा है, और वो फ्रेमवर्क है हमारा स्प्रिंग बूट। ठीक है। तो स्टैंड अलोन आने के वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा डेवलपमेंट है, ठीक है, वो काफी फास्ट हो गया, इसीलिए हम लोग क्विक स्टार्ट भी कह दे रहे हैं। ठीक है। स्टैंड अलोन से यही आशय है कि आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज का जरूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सब कुछ स्प्रिंग बूट इंटरनली प्रोवाइड कर दे रहा है, जैसे कि एम्बेडेड सर्वर। आपको पता है, जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे स्प्रिंग बूट पे, तो हमें कहीं ना कहीं डेटाबेस में भी जाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि जो डेटाबेस का प्लेटफॉर्म है उसको खोलने का भी जरूरत नहीं है, हम वहां से टेबल अपने प्रोजेक्ट से ही क्रिएट कर लेंगे। आपको बस डेटाबेस का डेटाबेस कौन सा आप कनेक्ट कर रहे हैं, यूजर नेम क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, ठीक है, डेटाबेस का वो सिर्फ प्रोवाइड करना है, और कहीं ना कहीं हमारा टेबल, ठीक है, हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा, और उसमें हम लोग टेबल के अंदर डेटा एंट्री भी कर लेंगे। तो आप समझ सकते हो कि स्प्रिंग बूट आने की वजह से चीजें कितनी फास्ट हो गई है। फिर स्टार्टर कोड। देखिए, स्टार्टर कोड क्या है? स्टार्टर कोड ये कहना चाह रहा है कि आप बस तो बस बिजनेस लॉजिक्स में ही फोकस करिए, क्योंकि आपको जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है, जितना भी डिपेंडेंसी है, वो बहुत क्विक है, बहुत स्टार्ट है, बहुत फास्ट है। मतलब डिपेंडेंसी आने की वजह से कहीं ना कहीं सारी कॉन्फ़िगरेशन, देखिए, जब आप माई एसक्यूएल से अगर अपने ऐप को कनेक्ट करने की कोशिश करते थे, तो आपको कहीं ना कहीं वहां से वेबसाइट से जाके जार फाइल डाउनलोड करना पड़ता था, फिर लाइब्रेरी में जाके रखना पड़ता था, फिर कुछ बॉयलर प्लेट कोड्स आपको लिखना पड़ता था, कनेक्ट करिए, ठीक है, एग्जीक्यूट करिए, क्वेरी को रन करिए, ये सब कुछ लिखना पड़ता था। बट यहाँ पे आप बस कोड पे फोकस करिए, जो एक्स्ट्रा थिंग है वो सारी ऑटोमेटेड हो गई है। तो आप तो सिर्फ बिजनेस लॉजिक्स में ही फोकस करिए, वो ऐसा यहाँ पे कह रहा है स्टार्टर कोड। ठीक है। लेस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आप समझ पा रहे होंगे लेस कॉन्फ़िगरेशन से क्या आशय है। जो मैं आपको रिपीटेडली एक ही बात कह रहा हूँ, वही चीज यहाँ पे इसका एडवांटेज है, रेड्यूस्ड कॉस्ट। ठीक है। देखिए, वही मैं बोला, रिसोर्स का जरूरत कम पड़ेगा, तो कॉस्ट भी एलिमिनेट हो जाएगा, कॉस्ट भी कम हो जाएगा। ठीक है। एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम, तो ये एक एडवांटेज हो गया स्प्रिंग बूट का। ठीक है। अब चलिए लास्ट टॉपिक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक क्या है? देखिए, अगर इतना बेनिफिट है तो पक्का डेवलपर को तो मजा आएगा ना, डेवलपर को मजा आएगा कि इतनी फास्ट चल रही है चीजें। तो वाई डू डेवलपर्स
लव स्प्रिंग बूट। क्यों भैया, क्यों हमारे डेवलपर्स को स्प्रिंग बूट पसंद है? सबसे पहले तो भैया ये जावा बेस्ड है। जावा जो हमारा सबसे फेवरेट और जो कंपनी में सबसे ज्यादा यूज होने वाली सबसे फेमस लैंग्वेज है, वो इसका फ्रेमवर्क है, इसीलिए डेवलपर्स को ये चीज स्प्रिंग बूट जो है वो फेवरेट है। फास्ट है, इजी है, ये भी आप समझ पा रहे होंगे क्यों। क्योंकि और कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक हो गया है, जो हमारा सर्वर था वो एम्बेडेड हो गया है, लेस रिसोर्स का जरूरत पड़ रहा है। आप तो सिर्फ बिजनेस लॉजिक्स पर ध्यान दीजिए, इसीलिए फास्ट है और इजी है। ठीक है, और इजी क्यों है वो भी पता चलेगा जब हम लोग इसको कोड करेंगे ना। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो एक्स्ट्रा दिमाग, एक्स्ट्रा खर्चा दिमाग का करना पड़ता था, वो सारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इजी हो जाता है और काफी सिस्टमेटिक वे से यूज होता है। ठीक है, पूरा अंडरस्टैंडिंग इसमें बनेगा। ठीक है, आप प्रोजेक्ट जब कर रहे होगे, आपको एक एक चीज समझ में आएगा कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग इजी कह सकते हैं। फिर कम्स विथ एम्बेडेड सर्वर। देखिए मेन क्या है ना, इसमें जितना भी लेबर वर्क होता था पहले डेवलपमेंट में, ठीक है, कॉपी पेस्ट, कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड्स, ठीक है, वो सारा चीज बॉलर प्लेट कोड्स जो हर बार वो चीज लिखना पड़ता था, वो सब कुछ कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं करने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये एक बेनिफिट है। फिर वेरियस वेरियस प्लगइन्स, ये देखने को मिलेगा आपको, वेरियस प्लगइन्स। फिर फाइनली जो मैं आपको रिपीटेडली आपको बोल रहा था, वो चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अवॉइड्स बॉयलर प्लेट कोड एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। तो आपको मजा आया होगा ये आज पढ़ के। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे क्या है भैया स्प्रिंग बूट, और इसके कोड भी करेंगे। और इस पर सिर्फ कोड नहीं करेंगे, इस पर हम लोग प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, तो मजा आएगा। ठीक है, चलिए, सब कुछ आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक पे। ठीक है, चलिए, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल वर्धन, और आज हम लोग समझेंगे स्प्रिंग बूट का आर्किटेक्चर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक आर्किटेक्चर बनाया है, ये किसी और चीज का नहीं, स्प्रिंग बूट का आर्किटेक्चर है। अभी आप आर्किटेक्चर पे फोकस कर सकते हो। यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है ब्राउजर। चूंकि हम लोग वेब डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, तो ब्राउजर तो होगा ही। उसके बाद आप यहाँ पे चार तरह का नाम और देख सकते हो। ठीक है, कंट्रोलर, सर्विस, रिपोजिटरी और डेटाबेस। तो बेसिकली जो हमारा आर्किटेक्चर होता है उसमें आपको ये कंट्रोलर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ नहीं, ये एक प्रेजेंटेशन लेयर होता है। वैसे ही ये जो सर्विस है, ये कुछ नहीं, एक सर्विस लेयर होता है। और साथ ही साथ रिपोजिटरी कुछ नहीं, डेटा एक्सेस लेयर होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो स्प्रिंग बूट का आर्किटेक्चर होता है वो लेयर्स में डिवाइड होता है। ठीक है, जो ब्राउजर है, वहां से जब डेटा या फिर इंफॉर्मेशन आता है तो वो कम्युनिकेट करता है कंट्रोलर से। फिर वो कंट्रोलर से होकर जाता है सर्विस लेयर के पास। फिर सर्विस लेयर कम्युनिकेट करता है रिपोजिटरी से। फिर रिपोजिटरी कम्युनिकेट करता है डेटाबेस से। फिर डेटाबेस टू रिपोजिटरी टू सर्विस टू कंट्रोलर एंड देन ब्राउजर। तो ये साइकिल फ्रिक्वेंटली चलता है। ठीक है, अभी देखिए, जो हमारा कंट्रोलर है वो, ठीक है, उसके पास बिजनेस लॉजिक नहीं होता है। वो बस जो भी डेटा ब्राउजर से आता है उसको वैलिडेट करता है। ठीक है, और सर्विस लेयर को दे देता है। और जो हमारा सर्विस लेयर है वो एक्चुअली हमारे बिजनेस लॉजिक को सॉरी, सर्विस के अंदर, सर्विस लेयर के अंदर हमारे बिजनेस लॉजिक्स पड़े हुए होते हैं। इसीलिए ये सबसे हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे लेयर का, जो कि आर्किटेक्चर आप देख सकते हो स्प्रिंग बूट का। ठीक है, उसके बाद रिपोजिटरी का काम होता है डेटाबेस से कम्युनिकेट करना। तो हर लेयर का अपना एक इम्पोर्टेंस है, अपना एक काम है। ठीक है, अभी देखिए, तो
कंट्रोलर जो कि हमारा प्रेजेंटेशन लेयर है, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से कह सकते हैं। Presentation layer represents the data and the application features to the user. This is the layer where in all the controllers class exists. ठीक है। उसी के साथ जो हमारा सर्विस लेयर है वो क्या है? सर्विस लेयर इज where business logic resides in the application. Tasks such as evaluation, decision making, processing of data is done at this layer. और जो हमारा डेटा एक्सेस लेयर है जो कि रिपोजिटरी लेयर है वो क्या है? डेटा एक्सेस लेयर इज द लेयर वेयर ऑल द रिपोजिटरी क्लासेस रिसाइड। ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग आर्किटेक्चर देख रहे हैं, थोड़ा सा थ्योरी थ्योरी हो रहा है। जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, जब हम लोग कोडिंग करेंगे, तब हम लोग को रियली समझ में आएगा कि इंटरनली हो क्या रहा है। ठीक है, इंटरनली हो क्या रहा है। तो सबका अपना काम है। अभी जैसे कंट्रोलर है, वो सिर्फ ब्राउजर का फीचर्स पकड़ के रखता है, बट उस फीचर्स को एग्जीक्यूट करता है सर्विस लेयर। क्योंकि यही ऐसा लेयर है जो डिसीजन मेकिंग और एवल्यूएशन में काम आता है, या फिर कह सकते हैं प्रोसेसिंग ऑफ डेटा में। बट कहीं ना कहीं अगर हम वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमें डेटाबेस से भी बात करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा तो एट द एंड वहीं जाके स्टोर होता है। तो उसके बीच में एक रिपोजिटरी लेयर होता है जो कहीं ना कहीं सर्विस लेयर को, ठीक है, कम्युनिकेट करने में डेटाबेस से मदद करता है, जो कि एक्चुअली रिपोजिटरी कम्युनिकेट करता है। ठीक है, रिपोजिटरी कम्युनिकेट करता है। तो कंट्रोलर जो हमारा लेयर है वो कहीं ना कहीं सिर्फ वैलिडेट करता है कि सर्विस को क्या काम देना है। वो काम सर्विस लेयर करता है। और सर्विस लेयर को जब भी डेटाबेस से कम्युनिकेट करना होता है तो उसमें कहीं ना कहीं जो रोल आ जाता है वो रिपोजिटरी लेयर का आ जाता है। रिपोजिटरी लेयर के अंदर और कुछ नहीं, क्लासेस है। एक्चुअली क्लासेस हर कंट्रोलर के भी अंदर होता है, सर्विस के भी अंदर होता है और रिपोजिटरी के भी अंदर होता है। बट डिफरेंस कहा जाता है कि ये जो क्लास होता है ये कंट्रोलर क्लास होता है। ये क्या क्लास होता है? ये सर्विस क्लास होता है। ये क्या क्लास होता है? तो ये रिपोजिटरी क्लास होता है। तो ये तीन में डिवाइडेड होता है हमारा स्प्रिंग बूट के आर्किटेक्चर का लेयर्स। ठीक है। अभी देखिए, जो हमारा ब्राउजर होता है वो क्या काम कर सकता है? तो चार ही तरीके की चीज होते हैं जो ब्राउजर को चाहिए होता है। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है, CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करता है ब्राउजर। ब्राउजर परफॉर्म नहीं करता है, वो ये चार चीज एक्चुअली होना चाहिए। ठीक है, ये चार चीज करना होता है। ठीक है, कोई भी वेब डेवलपमेंट में। तो देखिए, फॉर एग्जांपल हमें डेटा को रिट्राइव करना है, तो ब्राउजर से वो डेटा जाएगा, बताएगा कंट्रोलर को, भैया हमको जो है हमको जो है वो डेटाबेस से डेटा रिट्राइव करके दो। तो कंट्रोलर वो काम सौंप देता है सर्विस को। ठीक है, अब सर्विस लेयर वो काम करता है, तो बाकी जो रिपोजिटरी लेयर और जो डेटाबेस का काम होता है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वहां से फिर डेटाबेस होके, रिपोजिटरी होके, सर्विस होके, कंट्रोलर होके वापस ब्राउजर के पास आता है और वो डेटा हम लोग रिट्राइव कर लेते हैं। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि रीड ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। वहीं हमें डेटा अपडेट करना पड़ता है तो हम लोग अपडेट ऑपरेशन का यूज करते हैं। डिलीट करना होता है तो डिलीट ऑपरेशन का यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वैलिडेशन का काम होता है वो कंट्रोलर करता है, बट जो काम करता है, जो काम का जो मेन लॉजिक्स, बिजनेस लॉजिक्स प्रोवाइड करता है, वो सर्विस करता है। तो इंटरनली जो स्प्रिंग बूट होता है उसका जो आर्किटेक्चर होता है वो आप देख सकते हो कैसा होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से काम होता है। और ये फ्रिक्वेंटली होता है, बहुत फास्ट होता है। ब्राउजर को क्रिएट करना है कुछ, ठीक है, पोस्ट करना है कुछ, अपडेट करना है कुछ, रीड करना है कुछ, वो सारा काम बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, बहुत फास्ट होता है, जो हम लोग फर्दर क्लास में देखेंगे। तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि एक्चुअली कंट्रोलर क्लास के अंदर क्या लिखा हुआ होता है, तो फिर मजा आएगा। सर्विस लेयर के अंदर क्या लिखा हुआ होता है तो फिर मजा आएगा। और रिपोजिटरी क्लास के अंदर क्या लिखा हुआ होता है तो मजा आएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो डिवीजन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, और क्या चीज का क्या काम है वो मैं कहीं ना कहीं आपको समझा पाया हूँ। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअली आपको समझ में आएगा वो तब आएगा जो हम लोग कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये सारा बात था जो मुझे आज के लेक्चर में देखना था, समझना था। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।
हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल वर्धन और आज हम लोग पढ़ेंगे या फिर कह सकते हैं कि देखेंगे स्प्रिंग इनिशियलाइजर। ठीक है। सबसे पहले आपको गूगल खोलना है, गूगल क्रोम, और उसमें फिर सर्च करना है स्प्रिंग इनिशियलाइजर। ठीक है। और यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ सबसे टॉप पे जो आपको दिखा रहा है उस पे जाके क्लिक कर देना है। तो आपको ये पेज खुलते हुए दिखेगा। ये पेज क्या है? यहीं से हम अपने स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। ठीक है। सबसे फर्स्ट पेज आपको यही देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे अपने लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं। ठीक है। अपने बिल्ड टूल को सेट कर सकते हैं, वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं स्प्रिंग बूट के, और साथ ही साथ अपने प्रोजेक्ट का नाम और इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारा काम आपका इस पेज पर हो मतलब इस पेज पे हो जाएगा। इसी पेज को हम लोग एक्चुअली स्प्रिंग इनिशियलाइजर कहते हैं। देखिए, नाम ही है इनिशियलाइजर। यहीं से इनिशियलाइज होता है हमारा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे प्रोजेक्ट में मैवन सेलेक्ट है, तो हम लोगों को भी मैवन ही लेना है। मैवन लेके क्यों चलेंगे? क्योंकि मैं जो आगे जो भी पढ़ाऊंगा वो मैवन से रिलेटेड होगा। लैंग्वेज जो है उसको जावा सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। फिर यहाँ पे वर्जन कौन सा लेना है? वर्जन यहाँ पे जो यहाँ बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है 3.3.4, उसी को रखना है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे स्नैपचैट देख सकते हो। ठीक है। तो इसको सेलेक्ट नहीं करना है, ये अंडर प्रोसेस है। ठीक है, ये रिव्यू में है। ये टेस्टिंग पर्पस के लिए है। अभी ये फुल्ली कंप्लीट नहीं हुआ है, ये बीटा वर्जन है। ठीक है। तो इसको सेलेक्ट नहीं करना है। सिंपली यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट है उसी को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। मेवन सेलेक्ट कर लीजिए और जावा सेलेक्ट कर लीजिए। ये तीनों करने के बाद नीचे आइए। देखिए ग्रुप क्या है। ये हमारे प्रोजेक्ट का पैकेज है। ठीक है। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ com.company। जो हमारा पैकेज होता है नाम, उसको अपोजिट चलता है। ठीक है, रिवर्स चलता है। आर्टिफैक्ट जो हमारा है वो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, तो हम लोग लिख देते हैं सैंपल। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, हाँ, जो नेम है आपका वो भी सैंपल हो जाएगा जैसा आर्टिफैक्ट होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है उसको कर दीजिए सैंपल। ये जो होता है, ये हमारे प्रोजेक्ट का कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन देना है एज फॉर डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो। पैकेज नेम ही फुल पैकेज नेम है। ठीक है। फिर यहाँ पैकेजिंग में आप जार सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपका जावा का वर्जन सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ मिनिमम 17 है। ठीक है। तो आप जावा 8 से स्प्रिंग बूट रन नहीं कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम 17 चाहिए। और मेरा जो वर्जन है यहाँ पे इंस्टॉल्ड वो जावा 21 है। ठीक है। तो मैं 21 लेके चल रहा हूँ। फिर साथ ही साथ आप यहाँ राइट में ऊपर देख सकते हो कि आप अपने हिसाब से कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। आपका जो ये पेज खुला हुआ है स्प्रिंग इनिशियलाइजर, इसका कलर आप चेंज कर सकते हो। अभी मैं डार्क मोड सेलेक्ट कर दिया। ठीक है। तो ये आप डार्क मोड रखना है कि लाइट मोड रखना है वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं चल रहा हूँ लाइट मोड के साथ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको डिपेंडेंसीज देखने को मिल रहा है। ये क्या है? देखिए, यही तो असली मैजिक है जो स्प्रिंग बूट करता है। सिंपली आप ऐड डिपेंडेंसीज पे टैप करिए। देखिए, आपको यहाँ सारा डिफरेंट डिपेंडेंसीज देखने को मिल जाएगा। कौन सा डिपेंडेंसीज? जैसे फॉर एग्जांपल, आप एसक्यूएल जानते होंगे, तो मैं माई एसक्यूएल ड्राइवर कनेक्ट करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। देखिए, माई एसक्यूएल जेडीबीसी ड्राइवर, जैसे ही मैं यहाँ टैप करूंगा, देखिए ये डिपेंडेंसी ऐड हो गया। ठीक है। तो मतलब क्या, आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। इंटरनली स्प्रिंग बूट इसको कॉन्फ़िगर कर देगा अपने हिसाब से। ठीक है। जो भी हैवी लिफ्टिंग है जो स्प्रिंग बूट को करना होता है वो हैवी लिफ्टिंग स्प्रिंग बूट करेगा। ठीक है। कितना इजी हो गया दोस्तों। साथ ही साथ आपको एक्चुअली वेब डेवलपमेंट करना है। ठीक है। तो आपको वेब स्प्रिंग वेब ऐड करना पड़ेगा एज ए डिपेंडेंसी। तो यहाँ आप देख सकते हो क्या क्या आपको यहाँ फैसिलिटी मिलने वाला है। Build Wave, including RESTful applications using Spring MVC, uses Apache Tomcat as a default embedded container। बस आपको क्या करना है, तो सिंपली टैप कर देना है और ये देखिए ऐड हो गया। तो आप देख सकते हो दोस्तों कितना इजी हो गया है काम पहले के मुताबिक। ठीक है। तो ये होता है डिपेंडेंसीज आ जाने की वजह से। ये है स्प्रिंग बूट का मैजिक। तो आप यहाँ पे स्प्रिंग बूट का मैजिक देख पा रहे हो। ठीक है। अब देखिए, यहाँ एक्सप्लोर के पास जाइए, तो आपको सारा फाइल्स
ठीक है, देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, जो आपकी प्रोजेक्ट में जो भी आपका फाइल्स रहेगा वो आप लेफ्ट में देख सकते हो क्या क्या है। अभी जैसे मैं SRC पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हो जो भी नाम हमने रखा था, कॉम के अंदर कंपनी, कंपनी के अंदर सैंपल, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा यह अभी तो जिप में है। जब हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो जिप को फिर जब अनजिप करेंगे तो फिर हम लोग इसको इंपोर्ट कर सकते हैं अपने आईडीई में। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैटिक, तो यहाँ पे आप सारा HTML से रिलेटेड काम कर सकते हो। ठीक है, फ्रंट एंड से रिलेटेड जो भी काम है वो आप कर सकते हो। तो सब हम लोग फर्दर क्लास में देखेंगे, इसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे आपने जो डिपेंडेंसीज ऐड किया है, जैसे कि जैसे मैंने क्या किया था, एक माई एसक्यूएल का किया था, तो आप यहाँ उसकी डिपेंडेंसीज देख सकते हो। स्प्रिंग बूट किया था, उसकी डिपेंडेंसीज देख सकते हो। ठीक है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, जो मैंने किया था वेब स्प्रिंग, जिससे अब हम लोग वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा एडेड है। देखिए यहाँ जावा वर्जन भी बता रहा है 21। ठीक है, सारा यहाँ पे हो जाएगा। अभी देखिए, इधर आइए, देखिए ये जो हैंडल करता है ये pom.xml करता है। देखिए pom.xml के ही अंदर आपको ये सारा डिपेंडेंसीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी क्लोज कर रहा हूँ। देखिए डिपेंडेंसीज करने से क्या हो रहा है, आपको याद होगा अगर आप सर्वलेट जेएसपी पे काम कर रहे होगे तो आपको कहीं ना कहीं माई एसक्यूएल जाके डाउनलोड करना पड़ता था, और फिर जाके कॉन्फ़िगर करना पड़ता था जो भी आईडी में आप यूज कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इक्लिप्स पे यूज कर रहे हो तो वहां पे जाके आपको माई एसक्यूएल के जार फाइल्स को डाउनलोड करके कहीं ना कहीं आपको लाइब्रेरी में रखना पड़ता था। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ये काम आपको हर प्रोजेक्ट में रिपीटेड टास्क में करना पड़ता था। बट यहाँ पे देखिए दोस्तों, सिर्फ मैं ऐड डिपेंडेंसीज पे दबाया और मेरा काम हो गया, कितना फास्ट। ठीक है, और साथ ही साथ आप अगर वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको स्प्रिंग वेब आप बस डिपेंडेंसीज के थ्रू ऐड किया, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपाचे टॉम कैट इंटरनली ऐड हो चुका है। तो इसीलिए आप ये कह सकते हो कि एम्बेडेड सर्वर क्यों कहते हैं हम लोग, इसीलिए क्योंकि अपाचे टॉम कैट इंटरनली ऐड हो गया है। अब इसका अलग स्टोरी है। ठीक है, अगर आप इक्लिप्स पे टॉमकैट सर्वर को ऐड किया होगा तो याद होगा कितना टफ प्रोसेस होता था। कभी किसी का होता था, किसी का नहीं होता था। आप क्या बोल जाता है, इंटरनली इक्लिप्स से भी अपाचे टॉमकैट डाउनलोड करके कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगर करके रन कर लेते थे, या फिर आप एक्सटर्नली गूगल में जाके टॉमकैट को डाउनलोड करते थे, फिर उसको सेटअप करते थे अपने इक्लिप्स आईडी के अंदर। तो वो सब याद होगा दोस्तों आपको, कितना लॉन्ग प्रोसेस होता था। बट यहाँ पे देखिए कैसे ये काम चुटकी में हो जा रहा है। तो ये है स्प्रिंग बूट का पावर। तो आप यहाँ समझ पा रहे होगे कितना आसान हो गया। तो ये देखिए यहाँ से आप इतना किया, ठीक है, इतना किया, और सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने जनरेट पे क्लिक किया तो आपको यहाँ जिप फाइल में दिख रहा होगा। ठीक है, जिप फाइल में दिख रहा होगा। एक सेकेंड। ओके, ये मैं फोल्डर खोला और यहाँ पे मैं राइट क्लिक मारा, ओपन विथ। ओके, कोई नहीं, पहले सैंपल पे दबाया, फाइल एक्सप्लोरर पे गया। हाँ, ये देखिए, तो ये हमारा जो है, ये हम लोग फिर अपने आईडी में इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने आईडी में इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर फर्दर हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, स्प्रिंग इनिशियलाइजर्स को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं हम लोग आईडी में अपना, और फिर अपने आईडी में हम लोग अपना प्रोजेक्ट्स को और स्प्रिंग बूट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल वर्धन, और आज हम लोग अपना सेटिंग अप करेंगे स्प्रिंग बूट को इंटेलिजे के अंदर। ठीक है, अभी देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंटेलिजे डाउनलोड करना सिखाता हूँ। सिंपली गूगल पर आइए और सर्च करिए इंटेल आईजे। ठीक है, और फिर इस पर क्लिक मार दीजिए। उसके बाद क्लिक करने के बाद
सबसे ऊपर जो दिखा रहा है जेट बीन्स, उस पर चले जाइए। इसके ऊपर आने के बाद यहाँ आपको राइट टॉप पर दिख रहा होगा डाउनलोड बटन, उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है। अभी देखिए, यहाँ जो आपको सबसे टॉप पर दिखा रहा है, ये डाउनलोड नहीं करना है, ये प्रीमियम वर्जन है। ठीक है। सिंपली आप नीचे आ जाइए। नीचे ये ब्लैक में आपको दिख रहा होगा डाउनलोड, इसको आप यूज कर सकते हो, सॉरी इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। नीचे लिखा हुआ है फ्री बिल्ट ऑन ओपन सोर्स। ठीक है। सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड बहुत आसान है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट कर कर इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। जब आपने इंटेल आईजे को डाउनलोड कर लिया है तो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है। एक सेकंड। उससे काम नहीं चलेगा क्योंकि आपके लैपटॉप पे जेडीके भी होना चाहिए। सिंपली क्या करना है, जावा डाउनलोड करना है तो जावा डाउनलोड सर्च करिए। ठीक है। यहाँ ओरेकल आपको लिख के दिख रहा होगा सेकंड पे, वहां पे जावा डाउनलोड पर जाइए। ठीक है। फिर सिंपली स्क्रॉल करिए नीचे और आप देख सकते हैं अपने हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो जेडीके 21 पर सेलेक्ट कर लीजिए, 23 में डाउनलोड करिएगा। अभी वो अनस्टेबल होगा, स्टेबल पता नहीं। ठीक है। अभी जेडीके 21 का पूरा स्टेबल है, तो जेडीके 21 आप डाउनलोड कर सकते हो। 21 सेलेक्ट करिए। फिर आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके हिसाब से डाउनलोड कर लीजिए। तो मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ पे गया, और यहाँ आप देख सकते हैं ये X64 इंस्टॉलर, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। मतलब इसको यहाँ पे आके इसके लिंक को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, राइट साइड में तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसमें भी आपको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट कर कर इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। तो आपका JDK 21 भी इंस्टॉल हो जाएगा। और यही इसमें भी मतलब कि आपका जो क्या बोलते हैं इंटेल आईजे है, इसमें भी ऑप्शन है कि आपको मैक ओएस पे डाउनलोड करना है कि लिनक्स पे डाउनलोड करना है कि विंडोज पे डाउनलोड करना है। तो अपने हिसाब के ऑपरेटिंग सिस्टम से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे राइट में, यहाँ पे देखिए X64 इंस्टॉलर है। अभी यहाँ आप जो 21 है ना, उसमें 32 वाला इंस्टॉलर वाला नहीं चलेगा, 64 होना चाहिए। ठीक है। ओल्डर वर्जन जैसे JDK 8, ठीक है, ये सब में आपको 32 देखने को मिल जाएगा। तो वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन फिर स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट नहीं बना पाओगे क्योंकि मिनिमम आपको कम से कम जो वर्जन जावा का है वो 17 होना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ स्प्रिंग इनिशियलाइजर। ठीक है। इसको सर्च करिए और क्लिक कर दीजिए। सबसे टॉप पर जो दिखा रहा है उसको सर्च कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पे आप ये पेज खुल गया। अभी देखिए, जो हमारा इंटरएज है वो फ्री वाला है। ठीक है। बट पेड वाला में है ना, आपको स्प्रिंग बूट का भी ऑप्शन अलग से देता है। आपको स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे आने का जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन फ्री वाला में आपको स्प्रिंग इनिशियलाइजर पर आने का जरूरत है। इसीलिए मैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर से कैसे अपने इंटेल आईजे पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं वो सीखेंगे। ठीक है। अभी देखिए मैं इंटेल आईजे पे आता हूँ, और यहाँ टॉप पर, ठीक है, टॉप पर आपको न्यू का ऑप्शन दिख रहा है। फिर यहाँ मैं प्रोजेक्ट पे जाता हूँ। फिर यहाँ देखिए आपको स्प्रिंग बूट, ये नॉर्मल जावा है। ठीक है। और यहाँ मुझे स्प्रिंग बूट का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ देखिए एकदम सेम है, जो स्प्रिंग इनिशियलाइजर बोलता है ना, वही यहाँ पे भी एकदम लिखा हुआ है। आप अपना प्रोजेक्ट का नेम बताइए। ठीक है। प्रोजेक्ट का पैकेज बताइए, जावा मैवन से करना है कि ग्रूवी से करना है कि कॉटलिन से करना है, सब बताइए। जार वार कौन सा जेडीके आपको यूज करना है वो आप बता सकते हो। सब कुछ वैसा ही है जैसे एक स्प्रिंग इनिशियलाइजर में इनिशियलाइजर है। तो आप यहाँ देख भी सकते हो start.spring.io, यही चीज आपको वहां भी देखने मिलेगा। कहाँ पे? स्प्रिंग इनिशियलाइजर में start.spring.io। एक्चुअली यही पेज है जो इंटेल इंटरनली यूज कर लेता है। जब आप फर्स्ट टाइम इंटेल डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि नया प्रोजेक्ट बनाना है कि इंपोर्ट करना है। ठीक है। अगर नहीं तो आप सिंपली ऊपर में भी आके न्यू करके अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। या फिर अभी हम लोग को तो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करना है, हम लोग ओपन करेंगे और इंपोर्ट करेंगे, तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आइए इधर गूगल में, और यहाँ पे हम लोग करते हैं सबसे पहला प्रोजेक्ट सेटअप। ठीक है। तो यहाँ जावा है। ठीक है। प्रोजेक्ट में रन कर लीजिए। ये दोनों करने के बाद आप सिंपली स्प्रिंग बूट पर आइए और वर्जन सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, 3.3.4। और उसके बाद ग्रुप दे दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ com.company। ठीक है। फिर
आर्टिफैक्ट दे देता हूँ मैं, जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा वो लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट स्प्रिंग। फिर ये नेम हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गया, डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ फर्स्ट स्प्रिंग प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट। ठीक है, तो ये हो गया। जावा का सेलेक्ट ठीक है 21, क्योंकि मेरा जेडीके 21 है। पैकेजिंग भी ठीक है, जार होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऐड डिपेंडेंसी में आके आप सिंपली ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि मैं वेब डेवलपमेंट करूंगा, तो वेब, स्प्रिंग वेब। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही ये सेलेक्ट किया, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो। लेफ्ट साइड में आपको ये अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, और राइट साइड में जो भी डिपेंडेंसी आपने ऐड किया है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, जो आपने ऐड किया है, एक सेकेंड नीचे है, ये देखिए, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, तो ये ऐड हो गया है। ठीक है, स्प्रिंग वेब ऐड हो गया है। चलिए, इतना करने के बाद, इतना करने के बाद आप इसको क्लोज करिए, और अब यहाँ पे जनरेट पर दबा दीजिए। सिंपली ये डाउनलोड हो गया है जिप में। इसके फोल्डर पे जाइए, और फोल्डर में जाके फर्स्ट स्प्रिंग पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक किया, इसको सेलेक्ट कर लीजिए फर्स्ट स्प्रिंग, और एक्सट्रैक्ट टू, जहाँ भी आपको एक्सट्रैक्ट करना है, मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, तो मैं डेस्कटॉप को सेलेक्ट किया। ठीक है, और ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो मेरा फर्स्ट स्प्रिंग है वो डेस्कटॉप पे आ गया होगा। फर्स्ट स्प्रिंग प्रोजेक्ट, यहाँ पे हाँ, यहाँ देखिए फर्स्ट स्प्रिंग पे क्लिक करिए। देखिए, आपको अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। SRC, मेन, जावा, ठीक है, कॉम, कंपनी, जो नाम हमने दिया था अपना स्प्रिंग प्रोजेक्ट का, फर्स्ट स्प्रिंग, वो देखने को मिल रहा है। फर्स्ट स्प्रिंग, और यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अभी आप क्या करिए, इंटेलिजे खोलिए। इंटेलिजे खोल के टॉप लेफ्ट में जाके क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप ओपन पर सिलेक्ट करिए। एक सेकेंड। ओपन पे किया, कहाँ पे हमने अपना स्टोर किया था, डाउनलोड करके रखा था, वहां पे चलना होगा। तो हमने अपने डेस्कटॉप पे किया था। ठीक है, सी के अंदर, नहीं नहीं नहीं, हाँ है ना, डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पे जाइए, और यहाँ पे आपको ये फर्स्ट स्प्रिंग देखने को मिल रहा होगा। इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और ओके कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको ट्रस्ट है कि आप यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट को यूज करना चाहते हो, तो जी हाँ है। सिंपली यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। यहाँ टिक मार के ट्रस्ट प्रोजेक्ट पे कर दीजिए। दिस विंडो सेलेक्ट कर लीजिए। इसी विंडो पे वो प्रोजेक्ट खुल जाएगा। नीचे आप देख सकते हो लोड ले रहा है। ये सारा जो भी डिपेंडेंसी है जो हमने ऐड किया था, वो हो रहा है नीचे। ठीक है, तो वो हो रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे ये वाला डिपेंडेंसी को ऐड किया था, उसी को लोड कर रहा है। ठीक है, इंटेल आईजे, रिजॉल्विंग डिपेंडेंसीज ऑफ फर्स्ट स्प्रिंग। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है इंटेल आईजे। इंपोर्टिंग मैनेज प्रोजेक्ट्स, डाउनलोडिंग प्लगइन्स फॉर फर्स्ट स्प्रिंग, ये सब कुछ होता है। जो भी प्लगइन्स चाहिए हमारे फर्स्ट प्रोजेक्ट को करने में, वो सारा जरूरत पड़ता है। ठीक है, लाइब्रेरीज, सारी लाइब्रेरीज अभी मैं आपको दिखाता हूँ ना, वो सब जाके यहाँ पे लोड हो रहा है। तो ये फाइनली हो गया। अभी यहाँ देखिए, ये pom.xml पे आइए, सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है हमारा। यहाँ पे ये देखिए, आपको देखने को मिलेगा स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, जो मैं वहाँ पे स्प्रिंग इनिशियलाइजर में भी दिखाया था। ठीक है, तो ये ऐड हो गया है, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, SRC में आते हैं, फिर मेन में आते हैं, फिर जावा में आते हैं। फिर अपना ये फोल्डर देखने को मिलेगा, pom.company.firstspring। उसके अंदर फर्स्ट स्प्रिंग एप्लीकेशन पे क्लिक कर लीजिए, तो ये खुल गया है। ऊपर एक एनोटेशन आपको देखने को मिलेगा, एड एनोटेशन। ठीक है,
@ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि ये हमारा सिंपल प्रोजेक्ट नहीं है, ये हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, ठीक है। ये जो क्लास है ये नॉर्मल स्प्रिंग क्लास नहीं है, ये स्प्रिंग बूट क्लास है, इसके अंदर स्प्रिंग बूट वाले सारे पावर है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और आप यहाँ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में देख सकते हो, सारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज, ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है। टॉम कैट आपको देखने को मिलेगा, आपको कोई अलग से जाके डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अलग से कोई कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करने की जरूरत नहीं है। स्प्रिंग बूट के सारे स्टार्टर, मिनिमम मिनिमम वेब डेवलपमेंट करने के लिए जो भी प्लगइन्स चाहिए वो आपको यहाँ पे लाइब्रेरी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। स्प्रिंग कोर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये स्प्रिंग बूट स्प्रिंग का ही फ्रेमवर्क है। बस इसमें कुछ एक्सटर्नल पावर्स आ गए हैं, जैसे कि एम्बेडेड सर्वर और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। तो चलिए, इतना हमें समझ में आ गया है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके फर्दर 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 जो भी हम लोग को काम करना है इस पर, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल वर्धन और आज हम लोग समझेंगे डिपेंडेंसीज। देखिए दोस्तों, डिपेंडेंसीज कुछ नहीं है, बस हमारे एप्लीकेशन में कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी का जरूरत पड़ता है, उसको ऐड करने में हेल्प करता है डिपेंडेंसीज। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ। देखिए, डिपेंडेंसी कुछ नहीं है, बस एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को ऐड करने में हेल्प करता है, जो भी हमारे एप्लीकेशन में जरूरत पड़ता है, ठीक है। अभी देखिए, मैं सिंपली गूगल में जाता हूँ और यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि स्प्रिंग इनिशियलाइजर का पेज खुला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, आप सिंपली ऐड डिपेंडेंसीज में जाएंगे और जो भी डिपेंडेंसीज चाहिए होता है वेब एप्लीकेशन बिल्ड करने में, वो आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने देखिए स्प्रिंग वेब को ऐड कर लिया, ठीक है। जब मैं इसको इंटेल आईएफ पे जाके इंपोर्ट करूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इंटरनली ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा, ठीक है, जो भी वर्जन उसका लगता है वो ऐड हो जाएगा, और आप वो चीज अपने एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो बस यही होता है डिपेंडेंसीज का काम। अभी देखिए, जो हमारा डिपेंडेंसीज है वो पॉपुलर डिपेंडेंसीज कह सकते हैं, या जिसका रेगुलर यूज होता है, वो आपको स्प्रिंग इनिशियलाइजर में मिल जाएगा। बट कुछ ऐसे डिपेंडेंसीज होते हैं जो हमें स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे नहीं मिले। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिंपली गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, सर्च मैवन, क्योंकि जो भी डिपेंडेंसीज हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग मैवन की मदद से कर रहे हैं, ठीक है। जो बिल्ड टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैवन है। तो मैं सिंपली सर्च मैवन पे क्लिक करूंगा। आप यहाँ पे मैवन सेंट्रल देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे आपको पेज खुलते हुए दिखेगा, वेलकम पेज, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ स्प्रिंग डेव टूल्स, ठीक है, और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो उसका पेज खुल जाएगा और यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो और अपने में ऐड कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट में pom.xml में ऐड कर सकते हो। तो ये देख सकते हो कि इसका जो टैग है वो डिपेंडेंसी है। अभी मैं यहाँ इंटेलिजेंट में आता हूँ और जो मैंने ऐड किया है, ठीक है, स्प्रिंग वेब, वो देखिए यहाँ पे ऐड किया हुआ है। देखिए यहाँ पे है। तो डिपेंडेंसी के अंदर जाके ये ऐड है, ठीक है। डिपेंडेंसीज टैग के अंदर डिपेंडेंसीज टैग के अंदर डिपेंडेंसी टैग रहता है, ठीक है। और वही डिपेंडेंसी टैग के अंदर हम लोग अपना स्प्रिंग वेब को रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये इसका सही वे ऑफ राइटिंग होता है, ठीक है। अभी आप यहाँ आइए गूगल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका वर्जन भी दिया हुआ है, कौन सा वर्जन को आपको यूज करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे वर्जन का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आके क्लिक करिए, फिर नीचे आइए। आप अपने वर्जन को भी चेंज कर सकते हो, या फिर जो वर्जन चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए, मैं यूज कर लेता हूँ 3.2.4, और इसमें जाके मैं एरो में जाके क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो उससे उससे रिलेटेड मेरे को डिपेंडेंसी मिल जाएगा, जो कि मैं
ऐड कर लूंगा, ठीक है। यहाँ वर्जन देख सकते हो 3.2.4, ठीक है। तो एक्चुअली स्प्रिंग इनिशियलाइजर के पास काफी सारे फ्रेम सॉरी डिपेंडेंसीज पहले से रहते हैं, बट जो रेगुलर यूज होता है या फिर कह सकते हैं स्टेबल डिपेंडेंसीज, स्टेबल लाइब्रेरीज, ठीक है, स्टेबल लाइब्रेरीज जो भी रहते हैं वो आपको यहाँ स्प्रिंग इनिशियलाइजर में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज जो आपको स्प्रिंग इनिशियलाइजर में ना मिले, तो आप उसको मेवन सेंट्रल में जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है। और फिर वहां से आप जो भी वर्जन आपको जरूरत पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप, मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे कि डिपेंडेंसीज क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले क्या होता था, आप माई एसक्यूएल के जार फाइल को डाउनलोड करते थे, फिर उसको लाइब्रेरी में जाके रख देते थे। सर्वलेट केस में जो हमारा पुराना फ्रेमवर्क होता था, एडवांस जावा होता था जावा में, ठीक है। बट अभी बहुत आसान हो गया है दोस्तों। आपको क्या करना है, सिंपली ऐड डिपेंडेंसीज में जाना है, और फॉर एग्जाम्पल आप माई एसक्यूएल को ऐड करना चाहते हो, तो माई एसक्यूएल ड्राइवर आपको दिख रहा होगा, सिंपली माई एसक्यूएल ड्राइवर पे जाके क्लिक कर दो। सॉरी। तो जो माई स्क्वेल का ड्राइवर है वो जाके ऐड हो गया। जब आप इस प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करोगे इंटेलिजे में, तो जो भी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी लाइब्रेरीज है, जो भी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है माई स्क्वेल का, वो जाके ऐड हो जाएगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा हमारे इंटेलिजे में। तो यहां से आप समझ सकते होगे क्या कितना आसान हो गया है काम करना डिपेंडेंसीज के वजह से, ठीक है। तो देखिए डिपेंडेंसीज को मैं एक बार आखिरी बार और एक बार आपको रिपीट करके बोल देता हूँ क्या है। डिपेंडेंसीज कुछ नहीं है, बस हमारे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को कॉन्फ़िगर करने में हेल्प करता है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। जो भी लाइब्रेरी जो हमारे एप्लीकेशन को बनाने में यूज आता है, उसको डिपेंडेंसी ऐड करने में, कॉन्फ़िगर करने में, सेटअप करने में हेल्प करता है। तो डिपेंडेंसीज आने की वजह से चीजें आसान हो गई, क्योंकि अब हमें कॉन्फ़िगरेशन और जो बॉयलर कोड का प्रॉब्लम होता था, वो चीज खत्म हो गया, ठीक है। जो हमारा एक्स्ट्रा वर्क होता था, रिपीटेड टास्क होते थे, जो कि बॉयलर कोड और कॉन्फ़िगरेशन का होता था, सेटिंग अप का होता था, वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसीज के आने के वजह से, मैवन के आने की वजह से ये चीज एलिमिनेट हो गया, और हम अपने बिजनेस लॉजिक्स पे अब ज्यादा से ज्यादा फोकस कर पाएंगे। तो ये दोस्तों यही होता है डिपेंडेंसीज, जब हम लोग बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है कि आज के लेक्चर में आपको डिपेंडेंसीज समझ में आ गया होगा। तो अगले लेक्चर में वापस मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल वर्धन, और आज हम लोग अपने पहले एपीआई को डिजाइन करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ इस पैकेज में आना है और यहाँ आके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके न्यू पे जाना है। न्यू पे जाके जावा क्लास में जाना है। सिंपली यहाँ पे लिखना है हेलो वर्ल्ड। हमारी क्लास का नाम है हेलो वर्ल्ड, और सिंपली इंटर कर देना है। जैसे ही इंटर किया, तो हमारा हेलो वर्ल्ड नाम का क्लास बन गया है। ये क्लास को हम लोग अभी ध्यान से देखिए, हम लोग एक रेस्ट कंट्रोलर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग जो स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हैं वो कुछ नहीं, बस एक रेस्टफुल एपीआई है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एनोटेशन लगाऊंगा और रेस्ट कर दूंगा। तो आप बहुत सारे एनोटेशंस आप देख सकते हो, आपको सिंपली रेस्ट कंट्रोलर को सिलेक्ट कर लेना है। अभी जैसे यहाँ पे हम लोग सिंपली एक कंट्रोलर भी ले सकते हैं, बट रेस्ट कंट्रोलर करने से क्या होगा, आपके अंदर, आपके पास बहुत सारा पावर आ जाएगा। जैसे रिस्पॉन्स बॉडी एनोटेशन कंट्रोलर, डॉक्यूमेंटेड, रिटेंशन, टारगेट, ठीक है। कंट्रोलर तो आ ही रहा है, साथ ही साथ इतने सारे एनोटेशंस आ जा रहे हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि रेस्ट कंट्रोलर कितना ज्यादा सही चीज है, कितना ज्यादा फास्ट होगा अगर हम लोग रेस्ट कंट्रोलर को यूज करेंगे, ठीक है। अभी मैं एक मेथड बना रहा हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग, इसका नाम रख देता हूँ गेट, और यहां से रिटर्न कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब ये, इसको हम लोग दे देते हैं एक एनोटेशन, क्योंकि हम लोग डेटा रिट्राइव करेंगे। तो गेट मैपिंग, गेट मैपिंग कर दिया, और अंदर में
पाथ सेट कर देते हैं, तो मैं कर देता हूँ स्लैश हेलो। तो हम लोग का ये डिजाइनिंग कंप्लीट हो गया है। अभी सिंपली मैं क्या करूंगा, फर्स्ट स्प्रिंग एप्लीकेशन में जाऊंगा और यहाँ से रन कर दूंगा। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ से इसको रन कर दीजिए। सर्विस के पास आइए और फिर देखिए आपका एप्लीकेशन रन हो रहा होगा। बिल्ड के पास आ जाइएगा, सेकेंड वन बिल्ड। तो आप यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ है टॉम कैट इनिशियलाइज्ड विद पोर्ट 8080। ठीक है, जो हमारा डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो 8080 है यहाँ। और साथ ही साथ यहाँ बता रहा है कि हमारा जो स्प्रिंग फर्स्ट स्प्रिंग एप्लीकेशन है वो 3.47 सेकेंड्स में रन हो चुका है। अब सिंपली मैं गूगल में जाऊंगा और यहाँ पे टैप करूंगा, मतलब यहाँ पे लिखूंगा ये, ठीक है, और स्लैश हेलो कर दूंगा, इंटर। तो आप यहाँ देख सकते हो हेलो वर्ल्ड लिख कर आ रहा है। देखिए, अगर मैं यहाँ सिंपली कुछ भी नहीं लिखता और फिर इंटर मार देता तो एरर आ जाता, क्योंकि मैंने पाथ सेट किया था हेलो, इसीलिए हेलो लिखना जरूरी है, हेलो वर्ल्ड। तो आप समझ पा रहे होंगे क्या चल रहा है अंदर। देखिए इधर आइए, यहाँ पे हमने गेट मैपिंग लगाया है और स्लैश हेलो किया है, इसलिए जब हम लोग अपना यूआरएल लिखेंगे लास्ट में हम लोग स्लैश हेलो कर देंगे तो उसको पाथ मिल जाएगा और ये वैल्यू ब्राउजर पे रिटर्न कर देगा। ठीक है, और हमने रेस्ट कंट्रोलर क्यों लगाया है, क्योंकि हम लोग रेस्ट एपीआई पढ़ रहे हैं, रेस्टफुल एपीआई पढ़ रहे हैं, जिसके कारण इसके अंदर रेस्ट कंट्रोलर वाला पावर आ जाएगा, सिंपल कंट्रोलर वाला पावर नहीं रहेगा। और साथ ही साथ कंट्रोलर तो रहेगा ही, साथ ही साथ और भी चीजें आ जाएगी, डॉक्यूमेंटेड रिटेंशन, टारगेट, रिस्पांस बॉडी। ठीक है, जैसे हम लोग स्प्रिंग से स्प्रिंग बूट पर आए, वैसे ही हम लोग ने कंट्रोलर से रेस्ट कंट्रोलर पर आ गए। ठीक है, तो आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, और फाइनली हमने अपना फर्स्ट एपीआई को डिजाइन कर लिया। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल वर्धन, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअली हम लोग ने ऑटो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के रखा हुआ है, बट प्रैक्टिकली अभी देखेंगे क्यों हम लोग स्प्रिंग बूट को कहते हैं कि स्प्रिंग बूट चीजों को ऑटोमेटिक कर देता है, ऑटो कॉन्फ़िगर कर देता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ लिखा हुआ है टॉम कैट इनिशियलाइज विद पोर्ट 8080। तो जो हम लोग को सर्वलेट में, या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारा एडवांस जावा था, उसमें हमें टॉम कैट को एक्सटर्नली इंपोर्ट करना पड़ता था, कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, सेटिंग अप करना पड़ता था अपने आईडी में। बट स्प्रिंग बूट इंटरनली इसको कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगर और ऐड कर दिया है। ठीक है, फिर साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो इनिशियलाइजिंग सर्वलेट डिस्पैचर सर्वलेट। देखिए दोस्तों, इंटरनली कुछ नहीं, सर्वलेट ही चल रहा है। ठीक है, स्प्रिंग बूट इंटरनली क्या चीज को चला रहा है, सर्वलेट चला रहा है। ठीक है, बट फ्रेमवर्क में कहीं ना कहीं ये हमें पता नहीं चल पाता है कि इंटरनली सर्वलेट ही चल रहा है। ठीक है, क्योंकि चीज थोड़ी ऑटोमेटेड हो गई है, ऑटो कॉन्फ़िगर हो गई है। तो यहाँ दो चीज आपको देखने को मिलेगा, एक टॉम कैट सर्वर को और एक सर्वलेट को। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चीज हो गया, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा स्प्रिंग बूट है वो ऑटो कॉन्फ़िगर है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर देखने को मिल रहा होगा। अब ये क्या है, देखिए दोस्तों, पहले हम लोग जब स्प्रिंग बूट पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग को एप्लीकेशन कंटेक्स्ट के अंदर मल्टीपल बीन्स बनाना पड़ता था, फिर जाके स्प्रिंग उसको मैनेज करता था। मल्टीपल बीन्स क्या है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को मैनेज करता था स्प्रिंग। बट हम लोग और कहीं ना कहीं हम लोग को ही एज अ प्रोग्रामर एप्लीकेशन कंटेक्स्ट के अंदर जाके बताना पड़ता था स्प्रिंग को कि भैया ये सारे ऑब्जेक्ट को मैनेज करना है। बट ये सारा टेंशन अब खत्म हो गया है, क्योंकि बस हम लोग ये एनोटेशन लगाएंगे रेस्ट कंट्रोलर का, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ रेस्ट कंट्रोलर HTTP रिक्वेस्ट को भी मैनेज करता है, और कहीं ना कहीं ये क्लास को ये भी बताता है कि ये एक कंट्रोलर क्लास है। ठीक है, और साथ ही साथ आप यहाँ पे एट द रेट गेट मैपिंग देख रहे होगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपली
@गेट मैपिंग लगा के स्लैश हेलो करोगे, और जब प्रोजेक्ट को रन करोगे तो आपको सीधा यहाँ पे आप देख सकते हो स्लैश हेलो पर ये हेलो वर्ल्ड रिटर्न करा देगा। अभी यहाँ पे आइए इंटेलिजेंट में, देखिए यहाँ पे जो हमारा मेथड है, ठीक है, सिंपली यहाँ पे मैं रिटर्न करा रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, जो आपको ब्राउजर पे देखने को मिल रहा है। अभी मैं सिंपली स्लैश हेलो को हेलो वन कर देता हूँ और फिर रन करता हूँ तो काम नहीं करेगा। एग्जैक्टली जो मैपिंग किया हुआ है इंटेलिजे में, यहाँ स्लैश हेलो वही लिखना पड़ेगा, तब हमारा आउटपुट पे वो डेटा फेच करके हमें ब्राउजर पे दिखाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो। तो ये चार चीज था जिसके वजह से आप कहीं ना कहीं, चार चीज था जिसके वजह से कहीं ना कहीं आप स्प्रिंग बूट को ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हो। आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही था। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल वर्धन और आज हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को। तो जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज होता है वो हमारे रिसोर्स फोल्डर के अंदर होता है। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज का क्या काम होता है बेसिकली, वो हमारे हम अगर कस्टमाइज चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, किसी डिफॉल्ट्स का, तो हम लोग वो कर पाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ देखिए, हमारा जो टॉम कैट है, ठीक है, वो इनिशियलाइज्ड है किस पोर्ट नंबर से, 8080। तो अगर हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। सर्वर डॉट पोर्ट, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया 1990। ठीक है, तो ये सेलेक्ट कर लिया। तो अब क्या होगा, जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो स्टॉप एंड रीरन, तो हमारा पोर्ट नंबर चेंज हो जाएगा, हमारे प्रोजेक्ट का पोर्ट नंबर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं टॉम कैट इनिशियलाइज्ड विद पोर्ट 1990। तो अगर मैं गूगल पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ देखिए अब रन करूंगा ऐसे 8080 पे, तो एरर आ गया। अभी मैं 8080 को चेंज करके 1990 कर देता हूँ, देखिए रन कर गया। क्योंकि पोर्ट नंबर चेंज हो गया है इसीलिए 8080 काम वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी वापस मैं इंटेलिजे पे आता हूँ। तो इसका जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है, इसका बस इतना ही काम नहीं है कि सर्वर पोर्ट को चेंज करना, बहुत सारा काम है। जैसे मैं एक और दिखाता हूँ। जैसे आप जब डेटाबेस से कनेक्ट करते हो अपने एप्लीकेशन को, ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैनुअल वर्क करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो वो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में करना पड़ता है। क्या मैनुअल वर्क करना पड़ता है, देखिए, आप डिपेंडेंसीज को ऐड कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप माई एसक्यूएल से कनेक्ट कर रहे हो, आपने माई एसक्यूएल से कनेक्ट किया, ठीक है, मतलब डिपेंडेंसी को ऐड किया, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, जो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, ठीक है, डॉट यूआरएल इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जांपल आप माई एसक्यूएल से कनेक्ट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे अपना डेटाबेस का नाम बताना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले आपको लिखना होगा JDBC, ठीक है, कॉलन माई एसक्यूएल, ठीक है, कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट स्लैश अपने डेटाबेस का नाम। फॉर एग्जांपल अगर डेटाबेस है तो टेस्ट, डेटाबेस का नाम अगर टेस्ट है तो टेस्ट हो जाएगा, ऐसे करके। फिर स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, ठीक है, डॉट यूजर नेम, ठीक है, जो भी यूजर नेम रहा होगा, तो मैं लिख देता हूँ रूट। ठीक है, वैसे ही स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड, ठीक है, इसको भी लिख देता हूँ रूट। जो भी आपके डेटाबेस का डेटा पासवर्ड होगा वो आपको लिखना है, जो यूजर नेम होगा वो आपको लिखना है। ठीक है,
तो ये आपने कर दिया। अभी देखिए, जो आप डिपेंडेंसी ऐड करते हो ना, वो आप कॉन्फ़िगर कर लेते हो अपने आईडीई में, ठीक है। जो भी डिपेंडेंसी ऐड करते हो, जो भी जरूरत पड़ता है, जो भी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का जरूरत पड़ता है, बट अगर आपको डेटाबेस को एक्चुअली कनेक्ट करना है, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके डेटाबेस कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे जैसे आपने यहाँ बता दिया कि आपका डेटाबेस माई एसक्यूएल है, और उसका डेटाबेस, सॉरी हाँ, डेटाबेस माई एसक्यूएल है, और उसके इंटरनली जो डेटाबेस आपने क्रिएट करके रखा हुआ है वो टेस्ट है, ठीक है। और उसका जो यूजर नेम है और उसका पासवर्ड है वो दोनों आपको बताना पड़ेगा। अगर आप सब ये ऐसे करते हो और फिर जब रन करोगे, तो फिर आपका डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप डेटाबेस से रिलेटेड कोड्स अपने स्प्रिंग बूट पे लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं ये करके दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी मैं डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं हूँ, ठीक है। कनेक्ट मतलब डेटाबेस अभी प्रोजेक्ट किया नहीं हूँ शुरुआत, ठीक है, इसीलिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विशाल वर्धन, और आज हम लोग देखने वाले हैं पोस्ट मैपिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मेथड लिख रहा हूँ एक, पब्लिक स्ट्रिंग पोस्ट, और यहाँ पे मैं रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न हेलो, और साथ में एक नेम ले लेता हूँ, ठीक है, नेम। ये हम लोग इनपुट लेंगे तो यहाँ पे हमें दिखने को मिलेगा, ठीक है, नेम में आउटपुट। अभी सिंपली मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ देखिए आपको एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो इस एरर को पहले हटाता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट बॉडी करके स्ट्रिंग नेम कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये एरर हट जाएगा। अभी ये नॉर्मल मेथड है, इसको मैं अभी क्या करता हूँ, पोस्ट मैपिंग कर देता हूँ, ठीक है। एनोटेशन लगा दीजिए पोस्ट मैपिंग का। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, स्लैश हेलो कर देना है, ठीक है। तो अभी देखिए क्या प्रॉब्लम होगा यहाँ। गेट में क्या था, हम लोग को डेटा रिट्राइव करना था तो वो हो जा रहा था। देखिए यहाँ आइए गूगल में, आप यहाँ देख सकते हो लोकल होस्ट 8080 स्लैश हेलो लिखा हुआ है। सिंपली यहाँ एंटर किया तो हेलो वर्ल्ड मिल रहा है। नेम चेंज कर देता हूँ, इसका हेलो वन कर देता हूँ, तो आपको एरर देखने को मिलेगा। जो पाथ आपने सेट किया है वही रखना होगा, ठीक है। जो आपने गेट मैपिंग में पाथ सेट किया था वही रखना होगा। तो यहाँ आपको हेलो वर्ल्ड देखने को मिल रहा है। बट हेलो वर्ल्ड हम लोग ने क्या किया था, रिटर्न कराया था, बट हम चाहते हैं कि हमारे इसके साथ इनपुट भी देखने को मिले। अभी आपको याद होगा कोड जावा में क्या होता था, आपको कंसोल पर इनपुट लेके आप वहीं पे आउटपुट भी देख लेते थे। किसके हेल्प से, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर स्कैनर सिस्टम डॉट इन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, और वहां से आप यूज करके इनपुट ले लेते थे कंसोल पे ही। बट हमें ब्राउजर पे इनपुट कैसे लेंगे, नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना होगा, तो उस केस में हमें पोस्टमैन का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। पोस्टमैन का हेल्प लेना पड़ेगा, कोई भी सॉफ्टवेयर टूल जो हमारे यूआरएल को कहीं ना कहीं इंपोर्ट करे, जिससे हम आउटपुट पर डेटा देख सके। इंपोर्ट नहीं करे मतलब कि अपने यूआरएल को लिखे और उसके साथ डेटा भी फीड करके सेंड कर सके। तो वो कहीं ना कहीं पोस्टमैन करने में हेल्प करता है। अभी देखिए थोड़ा सा और पोस्टमैन के बारे में समझते हैं। देखिए, देखिए बना ही हुआ है। यहाँ पे देखिए जो हमारा ब्राउजर है वहां से हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। और हमारा बिजनेस लॉजिक बैकएंड में है, वहां पे वो डेटा जा रहा है। और फिर बिजनेस लॉजिक प्रोसेस किया डेटा का और फिर ब्राउजर पे सेंड कर दिया। बट एज डेवलपर, जब हम लोग बिजनेस लॉजिक लिखते हैं और उसको टेस्ट करना होता है तो हम ब्राउजर का मदद नहीं लेते हैं। एज ए डेवलपर हम बैकएंड पे ही चेक कर लेते हैं कि जो हमने लॉजिक लिखा है वो सही तरीके से वर्कआउट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसमें भी पोस्टमैन का हेल्प लेते हैं। अभी देखिए मैं पोस्टमैन आपको पहले डाउनलोड करना सिखाता हूँ, ठीक है। फिर आपको पोस्टमैन पर कैसे वर्क किया जाता है वो दिखाऊंगा। जैसे मैं पोस्टमैन डाउनलोड सर्च करिए तो आपको यहाँ पोस्टमैन डाउनलोड देखने को मिलेगा। यहाँ क्लिक कर लीजिए, सबसे टॉप पर जो दिखा रहा है डाउनलोड पोस्टमैन उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये खुल कर आ गया, ठीक है। अगर आपको ये पेज देखने को नहीं मिल रहा है तो सिंपली आप प्रोडक्ट में जाके डाउनलोड पोस्टमैन का बटन दबा दीजिएगा, तो ये पेज खुल जाएगा। ये पेज खुलने के बाद आप यहाँ विंडोज 64 हाइफन बिट पर जब क्लिक करोगे तो आपका पोस्टमैन डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और फिर बाद में इंस्टॉल कर लेना है, आसान है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। फिर जब आप ऐसा करोगे तो आपको कुछ पोस्ट आपको ऐसे देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का पेज देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, अभी जो हम लोग यूआरएल पर जो काम कर रहे थे वो हम ब्राउजर पे कर रहे थे। बट अब हम लोग ब्राउजर का हेल्प नहीं लेंगे, अब हम लोग पोस्टमैन का हेल्प लेंगे, ठीक है। तो अपने यूआरएल को कॉपी कर लीजिए।
अभी क्यों ले रहे हैं इसका मतलब अभी हम लोग समझेंगे। अभी जैसे मैं पोस्टमैन पे गया और इस यूआरएल को पेस्ट कर दिया, ठीक है, http://localhost:8080 जो हमारा डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है, ठीक है, स्लैश हेलो जो हमारा पाथ है। और उसके बाद देखिए यहाँ गेट है, तो आप यहाँ गेट भी कर सकते हो। सेंड किया, जो आपको ब्राउजर पे आउटपुट देखने को मिल रहा था वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, हेलो वर्ल्ड। देखिए यहाँ नहीं, इंटेलिजे पे देखिए रिटर्न क्या करा रहे थे हम लोग, हेलो वर्ल्ड। तो हम लोग गेट मैपिंग वाला काम भी पोस्टमैन से कर पा रहे हैं। बट अभी हम लोग पोस्ट मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, पोस्ट मैपिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए ये जो नेम है ये हम लोग ब्राउजर से नहीं ले पा रहे थे, बट पोस्टमैन में ये नेम हम लोग ले पाएंगे, नेम का वैल्यू ले पाएंगे, ठीक है, वो भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसको पहले रीरन कर लीजिए। यहाँ आपको ऊपर टॉप पर देखने को मिल रहा होगा स्टॉप एंड रीरन का ऑप्शन, फिर टाइप कर दीजिए, तो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा टॉम कैट है वो इनिशियलाइज हो गया है विद पोर्ट 8080। और नीचे आप देख सकते हैं 4.047 सेकंड लगा होने में, ठीक है, स्टार्ट, हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। अभी सिंपली पोस्टमैन पे आइए, ठीक है, यहाँ पे मैं पोस्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। अभी देखिए जैसे हम लोग ब्राउजर पे डेटा नहीं ले पा रहे थे बट यहाँ ले सकते हैं। सिंपली आप रॉ पे जाइए और टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। अभी आपको कौन सा डेटा ले जाना है, फॉर एग्जाम्पल विशाल, ठीक है, तो विशाल को सेलेक्ट करिए। मतलब यहाँ लिखा हुआ नहीं रहेगा, लिखा हुआ था पहले से, ऐसे करके विशाल लिख लीजिए, कोई भी नाम, फॉर एग्जाम्पल रोहित, ठीक है, रोहित, ऐसे करके सेलेक्ट कर लीजिए, फिर सेंड कर दीजिए। तो यहाँ आपको हेलो रोहित देखने को मिलेगा। देखिए 200 ओके दिखा रहा है, मतलब कि हमारा ये जो हमने जो रन किया था वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो इसका एक फायदा हो जाता है पोस्टमैन से, क्योंकि हम लोग यहाँ डेटा भी सेंड कर पा रहे हैं, वो चीज़ हम लोग ब्राउजर से नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि पोस्टमैन का क्या हेल्प है। आगे एक्चुअली लेक्चर में हम लोग को और बहुत कुछ पोस्टमैन के बारे में पता चलेगा, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी इंटेलिजी पे आइए, तो हमने दो चीज़ किया अभी तक, हमने गेट मैपिंग किया और हमने पोस्ट मैपिंग किया, ठीक है। तो आप यहाँ एक बार मैं फिर से लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूँ कि हमने पोस्ट मैपिंग पोस्टमैन से क्यों किया। देखिए गेट मैपिंग ब्राउजर से हो जा रहा था, ठीक है, क्योंकि हम लोग कोई डेटा सेंड नहीं कर रहे थे, हमें ये डेटा चाहिए था। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं। बट ब्राउजर पे हम लोग कहाँ पे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग पोस्टमैन का हेल्प लिए। अभी जैसे हम लोग चाहते हैं कि ब्राउजर से ही सेंड कर ले डेटा, तो हमें फिर ब्राउजर फ्रंट एंड पर काम करना पड़ेगा, HTML पेजेस बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप रिसोर्स के नीचे स्टैटिक फोल्डर देख सकते हो, तो यहाँ पे आप यहाँ पे आप HTML के HTML का कोड्स लिख सकते हो, फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, फॉर्म के अंदर आप लॉजिक्स इंप्लीमेंट कर सकते हो, उस लॉजिक्स के हेल्प से बैकएंड में डेटा आएगा। बट हम लोग चूंकि बैकएंड पर काम कर रहे हैं और फ्रंट एंड को टच करने का भी जरूरत नहीं है, तो हम लोग पोस्टमैन का हेल्प कर रहे हैं, जिससे हम अपने डेटा को, मतलब अपने डेटा को यहीं से हम सेंड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये फील कर पा रहे होगे, तो जैसे मैंने बताया ब्राउजर, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये ब्राउजर जो है, ब्राउजर तो है ही, लेकिन मान लीजिए जो वेबसाइट है वो अमेजोन का है, और वहां पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो आप ब्राउजर से ही कर ले रहे हो, ठीक है, ब्राउजर से कर रहे हो, और वो डेटा बैकएंड में जा रहा है, बैकएंड में आया डेटा, फिर क्या किया, बैकएंड डेटाबेस में डेटा को सेंड कर दिया, जाके स्टोर हो गया डेटाबेस में, फिर सर्वर के पास आया, फिर सर्वर से आगे फिर वापस ब्राउजर पे आ गया, ठीक है। बट हम लोग ब्राउजर के बिना सिर्फ अपने बिजनेस लॉजिक्स के हेल्प से और पोस्टमैन के हेल्प से हम लोग ये चीज सब कर सकते हैं, ठीक है, ये सब पॉसिबल है। क्योंकि डेवलपर जो है वो क्या है, वो अपना बिजनेस लॉजिक पे फोकस करना चाहता है, ठीक है। तो वो ब्राउजर पर क्यों जाके बार बार काम करेगा, वो अपने बिजनेस लॉजिक पे फोकस करेगा, ठीक है। और वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो तब पॉसिबल हो सकता है जब हम लोग पोस्टमैन जैसे टूल्स को यूज करेंगे। जो हम लोग URL ब्राउजर से ले रहे थे, वही अब हम लोग पोस्टमैन से ले रहे हैं। तो आप सिंपली क्या करिए, पोस्टमैन को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, और सारा यूआरएल आप यहाँ से सेंड कर सकते हो, ठीक है। अपना रिक्वेस्ट, पोस्टमैन रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है।
अभी यहाँ पे देखिए, गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट हेड ऑप्शन, सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हो। देखिए होता क्या है इंटरनली, इंटरनली हम लोग चार ही काम करते हैं वेबसाइट्स पर। क्रिएट करते हैं, रीड करते हैं, अपडेट करते हैं, नहीं तो डिलीट करते हैं। सॉरी, क्रिएट रीड अपडेट, हाँ, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट करते हैं। तो ये सारा चारों काम हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम हम लोग पोस्टमैन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को ब्राउजर का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले लेक्चर में वापस मिलेंगे विद विशाल वर्धन, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज विशाल वर्धन और आज हम लोग देखने वाले हैं जैसन रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पोस्टमैन में आप देख सकते हो जो आपका आउटपुट आ रहा है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रहा है, बट अब जब आएगा वो जैसन फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आईए पे जाके एक क्लास क्रिएट करता हूँ। राइट क्लिक मारा, न्यू में गया, जावा क्लास सेलेक्ट किया। जावा क्लास में जाके मैं लिखता हूँ हेलो रिस्पॉन्स। ये हमारा क्लास का नाम है, इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली लिख लेता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, नाम रख लेता हूँ कुछ मैसेज। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। गेट मेथड सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेट मेथड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हो गया। तो हमारा ये क्लास बन चुका है। ठीक है, तो ये क्लास एक्चुअली है कि आप समझ पा रहे होंगे ना, कोड जावा पढ़ा होगा तो समझ लेंगे। ठीक है, चलिए, ये हुआ। सिंपली आप हेलो वर्ल्ड में आइए क्लास, और यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रिंग को हटा दीजिए। अभी यहाँ पे रिटर्न जो होगा वो होगा हेलो रिस्पॉन्स का, जो हमारा क्लास नेम है। और हम लोग यहाँ रिटर्न क्या करेंगे, न्यू। ठीक है, हेलो रिस्पॉन्स, और सिंपली इसके अंदर रख देते हैं मैसेज आयुष। ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग फिर से पहले हेलो रिस्पॉन्स लिखिए। ठीक है, न्यू कर लीजिए और इसको Ctrl+C+X, Ctrl+V। ठीक है, और इसको चेंज कर दीजिए। दिखाता हूँ कैसे कर रहा हूँ मैं। यहाँ जाइए और सिंपली यहाँ ऑप्शन दिखा रहा है क्या, नहीं कोई बात नहीं। यहाँ ये स्ट्रिंग को चेंज करिए और लिख दीजिए हेलो रिस्पॉन्स। ठीक है, एरर चला गया। तो ये हम लोग कर क्या रहे हैं, अभी मैं आपको समझाता हूँ। मैं पहले आपको पोस्टमैन पे ले जाता हूँ। ठीक है, पोस्टमैन पे ले जाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, http:// लोकल होस्ट :8080, ठीक है, /hello सेंड। तो आपको यहाँ हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। ओके, एक सेकेंड, इसको एक बार रीरन कर दीजिए, स्टॉप एंड रीरन। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, देखिए हम लोग है ना, अब नॉर्मल टेक्स्ट में सेंड नहीं कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को सेंड कर रहे हैं। और इंटरनली कहीं ना कहीं स्प्रिंग बूट उसको जैसन में कन्वर्ट करके आउटपुट पे शो कर दे रहा है। ठीक है, वही चीज हो रहा है। पोस्टमैन पे आइए, यहाँ पे आप सेंड पे दबाइए। देखिए मैसेज आयुष, ये जैसन फॉर्मेट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, सेंड करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैसेज हेलो रोहित। एक सेकेंड, यहाँ से आपको वापस रीरन करना पड़ेगा, समझे। पोस्ट करता हूँ हेलो रोहित, कोई बात नहीं, आप समझ पा रहे होंगे हो क्या रहा है। तो देखिए इंटरनली क्या हो रहा है ना, स्प्रिंग बूट जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग सेंड कर रहे हैं आउटपुट पे। ठीक है, देखिए क्या सेंड कर रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और अंदर में हम लोग वैल्यूज को इनपुट कर दे रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में वैल्यूज इनपुट कर दे रहे हैं। अभी आप यहाँ हेलो रिस्पॉन्स में देख सकते हैं, यह स्ट्रिंग मैसेज है। ठीक है, तो दिस डॉट मैसेज, तो फिर ये स्ट्रिंग मैसेज में चला जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये गेट मैसेज हेल्प कर रहा है हमें रिटर्न करने में मैसेज को। ठीक है,
मैसेज रिटर्न हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, आउटपुट पे। बट किस फॉर्मेट में हो रहा है? जेसन फॉर्मेट में हो रहा है। ठीक है, तो इंटेलिज में आइए, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में आपको ये देखने को मिल रहा होगा, जैक्सन डॉट कोर, जैक्सन कोर, ऐसे एनोटेशन सब, ये सब दिखने को मिल रहा है। ये सब लाइब्रेरी रीजन है जिसकी वजह से इंटरनली जो हमारा स्ट्रिंग था, देखिए हमारा जो मैसेज है वो स्ट्रिंग है, बट इंटरनली वो जैसन में कन्वर्ट हो जा रहा है। और आउटपुट पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? तो हमें एक जैसन फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है। तो ये जैसन का मतलब जैसन के कोड में लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट मैसेज, फिर कॉलन हेलो रोहित, और ये दोनों, और फिर ये ब्रैकेट बंद हो जा रहा है। तो समझ पा रहे होंगे आप, ये एक जैसन रिस्पॉन्स है, ठीक है। और जैसन हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि काफी जगह हम लोग जैसन को ही यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको आगे जैसन काफी बार देखने को मिलेगा, जिससे आप बहुत अच्छे से जैसन को समझ जाएंगे, ठीक है, क्या हो रहा है। चलिए, आज के लेक्चर में बस इतना ही था। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। हेलो, माय नेम इज विशाल वर्धन, और हम लोग देख लेते हैं अभी पाथ वेरिएबल। पाथ वेरिएबल क्या होता है? देखिए दोस्तों, डायनेमिक पैरामीटर होता है पाथ वेरिएबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं सेमी सॉरी करली ब्रैकेट लगा के इसके बीच में लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल नेम, ठीक है। और यहाँ पे गेट कर लेता हूँ, या फिर एक नया मेथड बनाते हैं, ठीक है, जो इसको हैंडल करेगा। गेट मैप गेट मैपिंग का ही मेथड बनाते हैं, कंट्रोल V, ठीक है। और यहाँ पे डाल देते हैं करली ब्रैकेट, और इसके अंदर लिख देता हूँ मैं नेम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे करके लिख रहे हो, तो आपको इसके अंदर आपको पाथ वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे। ओके, चलिए, ये काम कर जाएगा। इसके अंदर मैं ऐसे ही इसके अंदर नेम ले लेता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग है। एक सेकेंड, कंट्रोल Z। अच्छा, नहीं जाएगा। हाँ, चलिए, हो गया। अब हम लोग अपने पोस्ट पैन पे आएंगे, और यहाँ हेलो के बगल में स्लैश लगा के फिर कुछ वैल्यू दे देते हैं, जैसे मान लीजिए राहुल, और इसको गेट मेथड में चला देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 404 एरर आ रहा है, नॉट फाउंड। हेलो राहुल, कोई बात नहीं। इंटेलिजेंट पे आइए, देखिए ये सही लिखा है, सही लिखा हुआ है। स्ट्रिंग नेम ले रहा है, ठीक है, ये और हम लोग डाल दिए, बट यहाँ पे एरर आ रहा है। सिंपली हेलो करते हैं और रन करते हैं, तो आयुष आ रहा है। ओके ओके, इसको मैं अभी तक रन नहीं किया हूँ, स्टॉप एंड रीरन। एक बार ये रन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का काम करेगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग लगाते हैं यहाँ पे स्लैश राहुल, ठीक है, और इसको सेंड करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैसेज राहुल आ रहा है। अभी मैं यहाँ चेंज कर कर विशाल कर देता हूँ, तो आप आउटपुट पे देख सकते हो विशाल आ रहा है, ठीक है। तो डायनेमिक चेंज हो रहा है जो, वो हम लोग एक्चुअली करली ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो यही सिंपल था पाथ वेरिएबल, जहाँ पे जितना भी यूआरएल है वो सब फिक्स्ड होगा, बट ये जो यूआरएल है ये चेंजेबल है, ठीक है। ये वेरिएबल है, इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो लिखोगे उसके हिसाब से आएगा। अभी देखिए, मैं यहाँ 1 करता हूँ, स्ट्रिंग में लेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। जनरली ये आईडीज में काम आता है, ठीक है। और बाकी बहुत सारा काम है, ठीक है, उसका कोई टेंशन वाला बात नहीं है, वो सब हम लोग समझेंगे।
तो ठीक है, इतना ही था जो आज के लेक्चर में कहना था। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।